हेलो एवरीवन। एटॉमिक फिजिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं, पहले फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं अपन। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है रेडियो एक्टिविटी, उसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब डीकेस के बारे में हमने पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कार्बन डेटिंग वगैरह और इसका सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, न्यूक्लियस क्या किसे कहते हैं सो देखिए। न्यूक्लियस बोला जाता है कि टाइनी स्पेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। टाइनी स्पेस, हम ठीक है, हमने क्या बोला, टाइनी स्पेस। तो टाइनी स्पेस का मतलब हुआ कि बहुत ही छोटा। टाइनी का मतलब बहुत ही छोटा। टाइनी स्पेस कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उस पे है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब है, कहाँ पर है, तो एट द सेंटर ऑफ एन एटम, किसी एटम के सेंटर पे है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। कंबाइंड रूप से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन। शेप ऑफ न्यूक्लियस इज क्या होगा, स्फेरिकल। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। उसके बाद आपको बोल रहा है ये कि अगर कोई फ्री न्यूट्रॉन है, यानी कि यहाँ देखिए ये कोई एटम था, इस एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अगर कोई फ्री न्यूट्रॉन है आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बाहर है, तो वो 100% क्या होगा, अनस्टेबल होगा और टूट जाएगा। एंड डिकेज मतलब कि ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। और किसमें टूट जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन जो कि अनस्टेबल है, कोई भी न्यूट्रॉन जो कि क्या है, अनस्टेबल है, एटम से बाहर अगर वो अनस्टेबल फॉर्म में है, तो वो डीके करता है, टूटता है, और टूट कर क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनाता है। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस पार्टिकल है। चार्जलेस पार्टिकल का मतलब होता है वो उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका जो मास है वो हम लोग 1 कंसिडर करके चलते हैं। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0, ये 1। ये न्यूट्रॉन टूटा तो क्या बनाया, प्रोटॉन बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रोटॉन मतलब +1, इलेक्ट्रॉन मतलब -1, +1 -1 0 हो गया, है कि नहीं। +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो इधर 0 है, यहाँ 1 + 0 1 हो गया। तो यहाँ भी देखिए मास में क्या है, 1 है। अब आता है नेक्स्ट आपका, साथ में इसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकल गया। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रखेगा, बांध करके रखेगा, है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध करके जो फोर्स रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए अप्लाई होता है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, नेचर में स्ट्रांगेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिटेल में लिख भी दिया है। आप उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट भी कर लेंगे और उसको याद भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स या शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट एट लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर यह न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, या कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं। इसको अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो मोल कंसेप्ट आपने 11th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें या केमिस्ट्री में बेसिक के रूप में भी इसको पढ़ाया जाता है। जब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चलती है तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, 1/12, 1/12वां भाग, 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12, C12 हमने लिखा है, इसी को बोलते हैं कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक है 612 यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, और दूसरा आइसोटोप है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति आपने पढ़ा होगा एक क्लास 6-7 में भी, जिससे हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल मैटर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, उसका एज का एस्टिमेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए
एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो 1 AMU बराबर 1/12 1/12 ऑफ मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जो एक्चुअल मास है वो है 1.992678 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिख दिया 1.992678। आप चाहें तो 1.9 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 99 तक यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1 AMU बराबर आता है 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ जो 1.660565 हमने लिखा, इसको भी आप 1.66 तक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आपको यहीं तक यूज़ ही करना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 1.66 तक ही यूज़ करना है, 0565 तक यूज़ नहीं लेना है। उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि आइंस्टीन सर ने जो मास और एनर्जी का जो इक्वेशन दिया था, वो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो है E बराबर mc²। E बराबर mc²। अगर आप क्या करते हैं तो उसमें मास के जगह पे 1 AMU को पुट कर देते हैं। अगर आप उसमें मास के जगह पर 1 AMU को पुट कर देते हैं और C के जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 AMU को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं kg के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, साथ में मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, तो एनर्जी जो आएगा वो तो जूल में आएगा। क्यों जूल में आएगा? क्योंकि मास के जगह आपने 1 AMU के जगह पे kg पुट किया है। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg पुट किया है, तो SI यूनिट पुट किया है। मास का SI यूनिट पुट किए हैं आप, और C का स्पीड का भी आपने SI यूनिट पुट किया, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या आएगा? SI यूनिट आएगा, जो कि SI यूनिट क्या है आपका? जूल है। SI यूनिट क्या है आपका? जूल है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं तो 1.66, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻27 और 10 के पावर 8 का स्क्वायर 10 के पावर 16, 10 के पावर -27 यहाँ, और 10 के पावर 8 का स्क्वायर 10 के पावर 16। कैलकुलेशन करेंगे तो जूल में आएगा। हमको बनाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो आप उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। तो वो जूल किस में कन्वर्ट कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ फंडामेंटल चीज़। हमने एक और चीज़ जो स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट को पढ़ा कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, है ना। न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल शेप का कंसिडर किया गया है। और न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा है। एटॉमिक फिजिक्स का मैंने 3 लेक्चर अपलोड किया है, पार्ट 1 एटॉमिक फिजिक्स 1, एटॉमिक फिजिक्स 2, और उसका तीसरा लेक्चर अपलोड हुआ होगा एनर्जी सीरीज। तीनों का बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया गया, क्लियर कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम लोग देखने जा रहे हैं अब रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? यहाँ देखिए, तो इसमें ये बोला जाता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट या मास नंबर ऑफ एन एटम। यानी कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं, आपने पढ़ा होगा, और मास नंबर को केमिस्ट्री में आप ए से दिखाते हैं, पढ़े यहाँ पे। ए के पावर क्या हो जाएगा? 1/3। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वल टू साइन को लाते हैं, तो R = R0 इंटू A⁻1/3 ऐसा आ जाएगा। R बराबर R0 इंटू A⁻1/3, जहाँ पर कि आपका वेयर जो R0 है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस कांस्टेंट। और इस R0 की वैल्यू होती है
1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या आप इसको बोलते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर स्पेशली सिर्फ इतने वैल्यू को बोला जाता है कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ इस वैल्यू को 10⁻15 को या 10⁻13 को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये सेम चीज़ आपको IIT एडवांस में पूछा हुआ भी ऑब्जेक्टिव में है 1998 के आसपास कुछ। अब देखिएगा क्वेश्चन बैंक में है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ समझो मास नंबर को आप ए से, इसको भी ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई भी अननोन एलिमेंट है x, तो उसके नीचे में जो लिखा होता है z, ये z होता है क्या, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब यह देखिए, न्यूक्लियस अगर स्फेरिकल है तो उसका आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उसका आप मास भी निकाल सकते हैं, और जब मास और वॉल्यूम दोनों आ ही जाएगा तो फिर तो डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल के देखते हैं जरा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है, तो जरा मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि V बराबर क्या होता है, वॉल्यूम स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, r के जगह आप पुट कर देंगे r0 इंटू a⁻1/3, और इस पूरे के पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ गया V बराबर 4/3 पाई r0 क्यूब a के पावर 1/3 और इस पूरे के पावर 3। जब आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4/3 पाई सब कांस्टेंट, पूरी दुनिया के लिए कांस्टेंट है, और r0 को भी क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mass number of एलिमेंट, या बोल सकते हैं मास नंबर ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एलिमेंट के न्यूक्लियस का वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है वो है अपना मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग कैपिटल M से दिखा रहे हैं। मान लिया हमने मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कैपिटल M। Mn जो है इसको हम मान ले रहे हैं क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन। Mp जो है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ समझिए, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होता है 1.675 10⁻⁻27 kg। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1.672, यहाँ पर 2 है और यहाँ क्या है 5 है, बस मतलब डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट पे जा करके थोड़ा सा चेंज आ रहा है 0.003, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या है, लगभग आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा हमने मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, इसको हमने m मान लिया। ठीक है, अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है तो प्रोटॉन की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, या बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के नंबर के बराबर है ना। यानी कि जो प्रोटॉन का संख्या होगा, जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो z के बराबर होगा, और जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो आपको a-z के बराबर होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन
बराबर Z बराबर P, है ना। ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए आप Z है, इसको आप P भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोटॉन को P से दिखाते ही हम लोग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसको हम मान लीजिए लिख देते हैं A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, A माइनस जेड। वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मास नंबर बराबर होता है A बराबर होता है P प्लस N, ठीक है। तो A बराबर हो गया Z प्लस N, तो इसीलिए N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस जेड हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, A माइनस जेड हो गई। अब यहाँ समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीज़ें, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रॉन के मास से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो टोटल मास हमको न्यूक्लियस का निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो दोनों चीज़ है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो कैपिटल M है वो बराबर हो जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। चूँकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को हमने लगभग बराबर ले लिया है और बराबर स्मॉल m के खिलाफ माने हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Zm प्लस A माइनस जेड इंटू एम। अब आप इसको जब खोलेंगे तो ये प्लस ZM और यहाँ माइनस ZM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैपिटल M बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या, A इंटू एम। कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा, A इंटू एम। ये A स्मॉल m जो है यहाँ पर, जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलिए चाहे मास ऑफ प्रोटॉन बोलिए, दोनों के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपका आ गया जो m है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर या फिर आप बोल सकते हैं मास नंबर। तो यहाँ से भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से भी क्लियर देख रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है, यहाँ देखिए रेडियस निकाला तो वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम निकालने के बाद मास निकाल लिया। जब वॉल्यूम निकल गया है, मास भी निकल गया है, तो अब हम लोग डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या है आपका, डेंसिटी है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ देखिए, अगर आप न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालते हैं तो आपको मास भी लेना पड़ेगा न्यूक्लियस का और वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा न्यूक्लियस का। मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, A इंटू स्मॉल m, तो वहाँ पुट कर दीजिए आप A इंटू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने निकाला था 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A, इस तरह से निकाले थे। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से ये स्मॉल a और ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर इस स्मॉल m के जगह पर आप कुछ भी पुट करिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी है वो पुट कर लो, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन 4/3 3.14 गुने R0 की वैल्यू हमें पता ही है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब, तो नीचे क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। 1.2 गुने 10⁻⁻15 का क्यूब पावर 3 है, तो ये मीटर में था ना, R0 की वैल्यू मीटर में थी, तो मीटर क्यूब। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी वैल्यू आपको आ जाएगी 1.69 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको पूरा जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 1.69 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का यूनिट ही होता है kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हेयर 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ
डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये भी चीज़ आपको IIT एडवांस में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही फंडामेंटल नॉलेज, एकदम एक्सट्रीमली फंडामेंटल, जिसको आपने केमिस्ट्री में भी बेसिक्स में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री जब आपके 11th में स्टार्ट हुई होगी, फिजिकल ऑर्गेनिक कहीं भी, तो उस सब चीज़ों में फंडामेंटल के तौर पे न्यूक्लियस में ये सारी बातें बताई जाती हैं। बाकी अगर वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो जब फिजिकल केमिस्ट्री में आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के पढ़ने से, मॉडर्न फिजिक्स से के पढ़ने से तो बहुत सारा फ़ायदा है ही। और स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिविटी यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ सेम एकदम बिल्कुल समझिए एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने पूरा ब्रीफ नॉलेज ले लिया और एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोएस्टर, आइसोडाइफर, ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिविटी में धीरे धीरे इंटर करेंगे, जिसमें हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।